गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय छात्रों, आज हम लोग साइंस की क्लास में करने जा रहे हैं चैप्टर 16 की एक्सरसाइज। तो बच्चों, पिछले दिन हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा और इस पाठ में जाना कि कचरा कितने प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक कचरे से भी परिचित हुए और कचरे से निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये भी हम लोगों ने इस पाठ में जाना है। साथ में कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है, केचुए वाली खाद कैसे बनाते हैं, इस पाठ में इसको भी हमने सीखा। तो बच्चों, इसी पाठ की आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो सभी बच्चे एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। और चलिए पीपीटी के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो ब्लैक बोर्ड पे देखने में या फिर लिखावट से संबंधित। बस कुछ सेकंड का इंतजार और मैं जो आपके लिए पीपीटी तैयार किया हूं उसको ओपन कर लूं। संदीप कुमार जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग सर। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये आपका ये चैप्टर 16 की पीपीटी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? यस सर दिख रही है। ओके ओके, चलिए एक मैं पेन भी ले लूं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डिसेबल एनिमेशन, और ये पहुंच गए हम तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं पाठ 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान पाठ की एक्सरसाइज। तो चलिए प्रश्नों को समझते हुए इनके उत्तर खोजेंगे, जानेंगे। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। तो बच्चों, आपको पहले से पता है, आपने जब पाठ पढ़ा था तो इस बात को जाना था कि लाल केचुए जो हैं वो जैविक कचरे को खाते हैं, अजैविक कचरे को नहीं खाते हैं। जैविक कचरों से तात्पर्य जो सजीवों से कचरा उत्पन्न होता है, जो जिंदा चीजों से कचरा उत्पन्न हो, वो जैविक कचरा है। और सजीवों से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है, जैसे पेड़ पौधों से किस प्रकार का कचरा, क्योंकि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, तो पेड़ पौधों से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होगा। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, उनकी पुरानी टहनियां, या फिर खेती के दौरान, है ना, विभिन्न प्रकार के फसलों के छिलके या अर्थात भूसा फसलों, इस प्रकार से पेड़ पौधों के द्वारा कचरा उत्पन्न होता है, जो जैविक कचरा है। इसी प्रकार जीव जंतुओं का मलमूत्र, क्योंकि वो भी सजीवों से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे भी हम लोग जैविक कचरा बोलते हैं। तो गाय भैंस इत्यादि का गोबर, साथ में फलों और सब्जियों के छिलके। तो इस तरह के कचरे को जो लाल केचुआ है वो कंपोस्ट में बदल देता है, उसको खाता है और उसको कंपोस्ट में बदल देता है। लाल केचुआ अजैविक कचरे को बच्चों नहीं खाता है। अजैविक कचरे से तात्पर्य किससे है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहे की छड़ या अन्य धातुओं के टुकड़े, इनको कंपोस्ट में वह परिवर्तित नहीं करता है। तो इसका उत्तर इसलिए हम इस प्रकार से दे सकते हैं, प्रश्न था आपका, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। तो लाल केचुए अजैविक अपशिष्ट को या अजैविक कचरे को, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहे की छड़ को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। इस तरह से आप अपनी कॉपी में इस प्रश्न का जवाब लिख लेंगे, उत्तर लिख लेंगे। प्रथा द्विवेदी, गुड मॉर्निंग।
प्रथा, मेरी आवाज आ रही है? संदीप कुमार, यस सर। पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, क्या बताना है? क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए के अलावा किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने का प्रयास करें। तो बच्चों, समय रहने पे, है ना, जब आपके पास टाइम हो तो अपने माता पिता के साथ ऐसे स्थल का भी भ्रमण करेंगे जहाँ कंपोस्ट खाद बनती हो। और जब आपका विद्यालय लगता था, है ना, तो जो आपकी बड़ी क्लास में बच्चे पहुँच गए हैं, जो 8th और 9th में पहुँच गए हैं, उनको मैं विजिट कराया था। आपके संस्था के अंदर भी बच्चों कंपोस्ट खाद बनती है, तो बच्चों ने वहाँ देखा था किस प्रकार से खाद तैयार होती है। तो जब विद्यालय खुलेगा तो मैं आपको भ्रमण कराने के लिए तो ले ही चलूँगा, लेकिन आपके आस पड़ोस में भी इस प्रकार का यदि काम हो रहा हो, कहीं खाद तैयार हो रही हो, तो आप वहाँ पर देखेंगे केचुए के अलावा इस गोबर के खाद का जो गड्ढा है उसमें किस प्रकार के जीव रहते हैं। तो बच्चों, जब हम लोगों ने भ्रमण किया था तो मैंने जाना था उस गड्ढे में क्या रहती है, मक्खियाँ भी तरह तरह की रहती हैं, मक्खी के लार्वा रहते हैं, चींटियां रहती हैं, चींटियों के अंडे भी रहते हैं, साथ में काकरोच भी आपको मिल जाएंगे। इस तरह से जीव गोबर वाले गड्ढे में बच्चों लाल केचुए के अलावा देखने को हमें मिल जाते हैं। तो उनके क्या करना है, आपको चित्र भी बनाने हैं। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए कुछ कीड़ों के, चींटी के, मक्खी के चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी काकरोच का या अन्य जीव जो भी आपने कंपोस्ट वाले गड्ढे में देखे हों, तो उनके चित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। बहुत आसान सा एक प्रश्न था, तो सभी बच्चे बड़े ही आराम से और आनंद के साथ इन चित्रों को, इन मजेदार चित्रों को बनाएंगे। संदीप, किसी प्रकार की समस्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न जो आपका है, कह रहा है क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही दायित्व है? तीसरा प्रश्न मेरे सामने, ओके, चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए कि बच्चों ये प्रश्न है। तो प्रश्न है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इस विंडो को सेट कर दूं जिससे आपको सही तरीके से दिखाई दे। तो प्रश्न था आपका, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही दायित्व है? तो बच्चों, कचरे से का निपटान केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है। जब देश का प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ मिलकर काम करेगा तभी कचरे से निपटा जा सकता है। जब हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे, यदि सरकार का ही दायित्व या सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दे तो इस समस्या से बच्चों निपटा नहीं जा सकता। आप देखते ही हैं, कई बार आपके मोहल्ले में सफाई कर्मचारी एक तरफ से तो कचरा वो समेट रहा है, झाड़ू लगा के इकट्ठा कर रहा है, और कुछ देर के पश्चात हम देखते हैं कि जहां झाड़ू लगी थी वहां 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद पुनः कचरा हो गया। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। कचरे के द्वारा क्या क्या समस्याएं हमें हो सकती, किस प्रकार से हम बीमार हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, इन सब के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। और सब दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे और सरकार, जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तभी इस समस्या से बच्चों निपटा जा सकता है। इसका जवाब आप इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही जवाब आप लिखें, यही जवाब सिर्फ सही है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने तरीके से भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो नहीं, कचरे का निपटान केवल सरकार का ही दायित्व नहीं, कचरा निपटान की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक तथा सरकार दोनों की है। देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता बनाए रखे, यह उसकी जिम्मेदारी है। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्कों आदि स्थलों पर कूड़ा कूड़ेदान पे ही डालना चाहिए तथा विद्यालयों, घरों तथा अस्पतालों से उत्पन्न कूड़े कचरे
का सही निपटान करना चाहिए। ऐसा करके आप इसका उत्तर बना सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें, है ना, रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड पे। तो रेलवे स्टेशन पे कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति की ट्रेन लेट, तो ट्रेन का इंतजार कर रहा है और ट्रेन कुछ घंटे लेट हो गई, तो अपने परिवार के साथ वो एक चटाई वगैरह बिछाकर वही प्लेटफार्म पर बैठ जाते हैं और फिर लगे खाना खाने, मूंगफली खाने, केले खाने, और वहीं पर उसका कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। उनके छिलके, मूंगफली की या केले का छिलका वहीं पर फेंक देते हैं। और ट्रेन आई, उठ के चद्दर समेटा अपना, ट्रेन में बैठ गए और कूड़ा कचरा वहां पर पड़ा रह जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें और आपको नहीं करना है। तो यदि हम लोग सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत जल्दी कचरे की समस्या से, कचरे के द्वारा उत्पन्न समस्याओं से मुक्ति पा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कचरे से निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? तो बच्चों, हाँ, कचरे से के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। यदि हम सही तरीके से कचरे का निपटारा करें तो कचरे के द्वारा उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं, चलिए आगे जानते हैं। हाँ, कचरे निपटान से संबंधित समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जा सकता है। लोगों को ऐसे पदार्थों की जानकारी देनी चाहिए जो कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और उन्हें अपशिष्टों के निपटान के प्रति प्रेरित भी किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, प्रत्येक वस्तु को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग में लाया जाए। तो किसी भी वस्तु को बच्चों जितनी आपकी आवश्यकता है उसी के अनुसार उपयोग हम करें, चाहे किसी सामान की बात करें या फिर भोजन की ही बात करें, हैं? ऐसा नहीं कि आप निमंत्रण में गए और टेबल पे तरह तरह का पकवान लगा हुआ है, भोजन लगा हुआ है, और आप प्लेट उठाए और सभी पकवान का ढेर लगा दिए पहाड़ जैसे अपनी प्लेट पे, और थोड़ा सा खाए तो भोजन को फेंक दिए। तो ऐसा हमको नहीं करना है। किसी भी सामान का हमें सही उपयोग करना है, चाहे कोई वो सामग्री हो या फिर भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक तथा अजैविक अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग डिब्बे में एकत्रित किया जाए। तो बच्चों, दोनों प्रकार के पदार्थों को, जैविक और अजैविक को, अलग अलग डिब्बे में इकट्ठा करना है। और उसको, जो आपकी कचरा गाड़ी आती है उसमें भी लिखा रहता है जैविक कचरा और अजैविक कचरा, या ऐसा भी लिखा रहता है सूखा कचरा या फिर गीला कचरा। तो उनको अलग अलग डस्टबिन पे हम इकट्ठा करेंगे, और जब कचरा गाड़ी आएगी तो उसको अलग अलग बॉक्स में, जो भी कचरा गाड़ी पे चिन्हित है उसमें अलग अलग उनको डालेंगे, जिससे उनका सही निपटारा हो सके, सही निपटान हो सके। अपशिष्ट पदार्थों तथा कचरे का पुनः चक्रण करना चाहिए, और उनके लिए पुनः चक्रण केंद्र स्थापित करना चाहिए। तो बच्चों, पुनः चक्रण से तात्पर्य कि जो भी आपके दैनिक उपयोग के दौरान कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जिन्हें आप अनुपयोगी मानकर फेंक देते हैं, उनका पुनः चक्रण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे खाद्य पदार्थों का आप उपयोग करते हैं जो डिब्बे में बंद आते हैं बाजार में, है ना। जैसे मान लीजिए रसगुल्ले, आपके तो टीन के डिब्बे में पैक होकर आते हैं, रसगुल्ले तो खा लिए, टीन का डिब्बा आप फेंक दिए। इसी तरह लगाने वाला पाउडर हो गया, इसी तरह दांत वाला पाउडर हो गया, है ना। इस तरह की बहुत सारी सामग्री है जो प्लास्टिक के डिब्बे में भी आती है, जिन्हें उपयोग करने के पश्चात हम लोग फेंक देते हैं। तो बच्चों, यदि हमारे आसपास पुनः चक्रण केंद्र स्थापित हो जाए तो जो भी टूटा फूटा घर का सामान है, चाहे प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान, कांच का सामान, तो इनको हम पुनः चक्रण केंद्रों में पहुंचा दें, जिससे उससे दोबारा सामान बन सके और हमें कुछ आर्थिक लाभ भी हो सके। इसलिए जगह जगह पुनः चक्रण केंद्रों की स्थापना भी होनी चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन थैलियों का कम से कम उपयोग करना चाहिए तथा ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जिनका पुनः चक्रण संभव हो। तो प्लास्टिक की थैलियों का और पॉलीथीन की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए
जो पुनः चक्रित किए जा सके अथवा आसानी से वो अपघटित हो सके। इसके लिए हमें कागज के बैग का उपयोग या फिर कपड़े का बैग का उपयोग, इसी तरह जूट के बैग का इस्तेमाल बच्चों हम लोग कर सकते हैं। तो यदि इन उपायों को बच्चों हम लोग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कचरे की समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की और चर्चा करो के तीसरे नंबर प्रश्न में बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। तीसरे के भी दो भाग हैं, का और खा। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे कि घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं। तो बच्चों कई बार हमारे घर में पका हुआ खाद्य पदार्थ, बना हुआ भोजन बच जाता है, तो उसे आप क्या करते हैं? तो उसे हम लोग बच्चों अपने पालतू पशुओं को, पालतू जानवरों को खिला देते हैं। कई बार तो यदि मोहल्ले में कोई गरीब रहता हो, है ना, या कुछ लोग जो भिक्षा इत्यादि मांगते हैं तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं, जिससे उसका सही उपयोग हो सके। अथवा कूड़ेदान में डाल देते हैं और कभी कभी कंपोस्ट बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो हमें बच्चों बचे हुए खाने को यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उस तक पहुंचाना चाहिए। कि नहीं पहुंचा सकते तो अपने पालतू पशुओं को दे सकते हैं, या फिर उसे उस किसी गड्ढे में डालकर और ऊपर से मिट्टी ढककर उसका उपयोग कंपोस्ट बनाने में भी किया जा सकता है। इस बचे हुए खाने को हमें इधर उधर नाली में, सड़क पर बच्चों नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह से इसका आप जवाब लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाता है तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? बच्चों आप लोग जब किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, है ना, बालकनी होता है, तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक की प्लेट, जिसे हम लोग डिस्पोजल प्लेट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल प्रायः होता है। यदि आपको भी इस प्रकार का मौका मिले जहां पर वो दोनों प्रकार की व्यवस्था हो, जहां आप खाने के लिए गए हैं वह प्लास्टिक वाली प्लेट भी है और साथ में केले का पत्ता है, किसमें आप खाना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। क्या होता है बच्चों, जो केले का पत्ता है वो क्या है, वो जैविक अपशिष्ट, वो शीघ्रता से सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाता है। केले का पत्ता तुरंत सड़कर गलकर मिट्टी में मिल जाता है। उसके उपयोग से किसी प्रकार की न तो जो उसमें भोजन कर रहा, न तो उसको किसी प्रकार की हानि होती है, न तो हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान होता है। इसलिए हमें केले के पत्ते का विकल्प चुनना चाहिए जिससे वो आसानी से अपघटित हो जाए। और आप देखते हैं प्लास्टिक की जो प्लेट हैं या डिस्पोजल जो प्लेट हैं, वो उपयोग के पश्चात किस तरह दूर दूर तक उड़कर इधर उधर फैलती रहती हैं, जगह जगह कचरा फैलाएंगी। और गलती से प्लेट को, उसमें भोजन जो चिपका है उसकी लालच में भी कोई पालतू पशु आपका खा ले तो उसके शरीर में भी उसका हानिकारक प्रभाव होता है। विषाक्त पदार्थ उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार तो जीवों की बच्चों मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें किसमें खाना चाहिए? केले के पत्ते में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं, आप भी अपनी बुक में देख रहे होंगे, चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न के भी दो भाग हैं, का और खा। पांचवें प्रश्न के 3 भाग और इसके बाद एक प्रश्न और बचता है। चलिए बस थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, इसे भी कर लें। चौथे प्रश्न में है, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्रित कीजिए, पता कीजिए इनमें से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो बच्चों कई प्रकार के कागज तो आसानी से पानी में डालने से गल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कागज भी होते हैं जिन्हें आप पानी में डालेंगे तो गलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक पतली सी पन्नी चढ़ी हुई है, पतली सी पॉलीथीन शीट चढ़ी हुई है, पॉलीथीन उसके ऊपर पतली सी चढ़ी हुई है, इसलिए वो पानी पे डालने से गलते नहीं। तो ऐसे कागज का पुनः चक्रण संभव नहीं है। इस प्रकार के कागज को हम गला नहीं सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हो। ठीक है, तो आपने भी अपनी कापियों और साथ में किताबों का ऊपर वाला कवर वाला जो पेज देखा होगा तो बहुत चिकना होता है, उसमें हाथ फेरेंगे तो चिकना सा आपको महसूस होगा। मेरे पास भी एक सामने एक बुक रखी हुई है, इसको मैं देख रहा हूँ तो इसका जो
पेज है क्या है, चिकना है बाहरी पेज, क्योंकि इसमें पॉलीथीन चढ़ी हुई है। इसका चक्रण, पुनः चक्रण हम लोग नहीं कर सकते, इसे दोबारा नहीं गला सकते, बल्कि अंदर के पेज क्या है, खुरदुरे हैं, जिसे हम गलाकर दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसे कागजों का पुनः चक्रण किया जा सकता है जिन पर प्लास्टिक न चढ़ा हो। ओके, ठीक है। चलिए चौथे के खा नंबर में देख रहे हैं, दूसरे में, चौथे का दूसरा, लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई सीट एवं पुनः चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? हाँ, कागज की नई सीट तथा पुनः चक्रित कागज की सामग्री में निम्नलिखित अंतर हम लोग पाते हैं। पुनः चक्रित कागज की सामग्री नई सीट की अपेक्षा कर कुछ पीलापन लिए हुए होती है। नई सीट की अपेक्षा पुनः चक्रित कागज की सामग्री रफ एवं निम्न स्तर की होती है ना। मार्केट में जाते हैं ना, रफ कॉपी मांगते हैं, तो पुनः चक्रित कागज से बच्चों तैयार की जाती है, जिसका जो कागज रहता है कुछ पीलापन लिए होता है। जो नई कॉपी है उसका पेज दूसरे रंग का, और जो रफ वाली कॉपी है उसका पेज कुछ मटमैला सा पीलापन लिए हुए। तो बच्चों ये पुनः चक्रित कागज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बच्चों पहुंच गए 5वें प्रश्न में। चलिए 5वें प्रश्न को समझते हैं और फिर इसका जवाब जानते हैं। पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्र कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, समूह में चर्चा कीजिए। तो बच्चों आप लोग तरह तरह के पैकिंग मटेरियल का उपयोग होते हुए देखते हैं, आपके घरों में भी हो सकता है इस प्रकार के मटेरियल का उपयोग होता हो, जैसे एल्युमिनियम फॉयल है ना, पूड़ियाँ लपेटने के लिए, रोटियाँ लपेटने के लिए एक एल्युमिनियम की सीट आती है, उसका रोल भी आपके घरों में हो सकता है। इसी प्रकार से आप अपने मित्रों के जन्मदिन पर है ना, बर्थडे पार्टी पे गए होंगे, तो वहाँ तरह तरह के पैकिंग मटेरियल का उपयोग आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं, अब बाजार से भी हम लोग बहुत सारा सामान लेके आते हैं, तो उसमें वो भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल वाले पदार्थों में पैक होकर आता है। कागज पैकिंग वाली वस्तुएं, इसका उपयोग अधिकांशतः हल्की एवं कठोर वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता है, जैसे साबुन, बिस्किट और चाय। इनको पैक करने के लिए कागज पैकिंग का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्लास्टिक पैकिंग का उपयोग कैसी वस्तुओं को पैक करने के लिए किया जाता है, शैम्पू, तेल इत्यादि चीजें जो बाजार में आती हैं, तो तरह तरह के आप पाउच देखे होंगे अलग अलग प्रकार के शैम्पू के। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का तेल भी प्लास्टिक में पैक हो गया आता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शायद शेयर नहीं हुई है, पुनः चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेयर इसी प्रकार से बच्चों पॉली बैग पैकिंग वाली वस्तुएं कौन सी हैं, साग सब्जियां आदि रखने में इनका उपयोग किया जाता है। कपड़ा एवं जूट यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है। पैकिंग वाली वस्तुएं, इसका उपयोग भारी एवं मध्यम वजन की वस्तुओं को रखने में किया जाता है, जैसे फल, अनाज, सब्जियां, घरेलू सामान। इस तरह से इसका जवाब आप लिखेंगे। चलिए कुछ प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से उन पे भी चर्चा कर लें, वरना आपकी अगली क्लास का टाइम हो जाएगा। फिर एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकिंग की मात्रा कम की जा सकती है। तो पैकिंग की मात्रा कम की जा सकती है इस प्रकार से, यदि मनुष्य या हम लोग अपने घरेलू सामान, सब्जियों को, फल को आज जब खरीदने जाते हैं तो अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाएं, तो निश्चित ही प्लास्टिक वाले जो पॉलीथीन जो बैग हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसकी मात्रा यदि हम लोग सब लोग समाज में रहने वाले सब लोग
यदि इसी प्रकार की अपनी आदत बना लें कि कहीं भी बाजार में किराने का सामान लेने जाएं, सब्जियां लेने जाएं तो साथ में कपड़े का थैला लेके जाएं, तो निश्चित ही पॉलीथीन की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसका जवाब अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला ग नंबर पे देख लें, पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ रही है, इस विषय पर एक कहानी लिखी। यहाँ पर एक कहानी छोटी सी लिखी गई है, किस प्रकार से कचरे की मात्रा बढ़ रही है। आप भी अपने तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इस पाठ का लास्ट जो प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? तो हाँ, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट का उपयोग बच्चों उत्तम होता है, क्योंकि कंपोस्ट के उपयोग से किसी प्रकार की पर्यावरण को हानि नहीं होती है, साथ में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी नहीं नष्ट होती है, और ये सस्ता भी होता है। इसे घरों में हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा जो फल और सब्जियां बच्चों उत्पन्न होती हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, और इससे किसी प्रकार का प्रदूषण, न तो वायु प्रदूषण न तो मृदा प्रदूषण, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, और यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी को उपजाऊ शक्ति प्रदान करती है। इसलिए बच्चों इसका उपयोग, कंपोस्ट खाद का उपयोग उत्तम होता है। और यदि बच्चों रासायनिक उर्वरक का उपयोग जो बोरियों में आती है पैक होकर, आप लोगों ने भी देखा होगा साबूदाने की तरह गोल गोल, यदि उसका उपयोग इसी तरह से बढ़ता जाए, जैसे आजकल बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ गया है, यदि इसी प्रकार से इसका उपयोग बढ़ता गया तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है बहुत कमजोर हो जाएगी, और आने वाले वक्त में हमारी जमीन जो है बंजर हो जाएगी, उत्पादन देना बंद कर देगी। बच्चों जो कंपोस्ट खाद होती है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और जो बोरियों वाला उर्वरक जो आता है उसमें किसी एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की ही मात्रा होती है, जबकि कंपोस्ट में बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्व जो मिट्टी के लिए, हमारी फसल के लिए आवश्यक है, वो सब उपस्थित रहते हैं। इसलिए कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम होता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में पाठ 16 की एक्सरसाइज पूरी कर ली है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में कर लेंगे, और किसी को कोई समस्या हो तो वो फोन से बता सकते हैं। प्रथा द्विवेदी। यस सर। किसी प्रकार की कोई समस्या? नो सर। ओके। शुभम विश्वकर्मा, हेलो शुभम। यस सर। अब कॉपी बनाने में, लिखने में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हाँ, तो कॉपी अपनी कंप्लीट करते रहें। अब मैं पुनः एक पार्ट से पुनः आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 16 पार्ट थे और हम लोग करीब 3 महीने से पढ़ा रहे हैं सर, है ना? तो आपकी बुक समाप्त हो गई है, 15-16 पार्ट थे, 3 महीने से पढ़ा रहे हैं। तो सारे पाठ पढ़ा भी दिए गए हैं, लिखवा भी दिए गए हैं। अब आने वाले समय में इसी का रिवीजन होगा, तो सभी बच्चे अपनी कॉपियां भी कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। नमस्ते। सर